च 146 चुप रहो डीजे वरना तुम्हारे इन खूबसूरत होठों का रस पान कर लूंगा और चाहत और निशा का करवा चौथ। पांचों अंदर आए तो चाहत दादी की दी हुई सामने की लिस्ट देखने लगती है। वही आदि भीड़ का फायदा उठाकर निशा को अपने साथ खींचते हुए कहीं ले जाता है। वही आयु जो कि अपने लिए एक ड्रेस पसंद करने के लिए पहले ही आगे बढ़ जाता है। वही चाहत जब नजरें उठाकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। चाहत ने अर्नब से इशारे में पूछा कहाँ सब, अभी तो यही थे। अर्नब ने उसके हाथ से लिस्ट लेते हुए कहा सब गए और अभी हमें भी चलना चाहिए। आयु अपने लिए कुछ ड्रेस सिलेक्ट करने लगा। कुछ कपड़े सेलेक्ट करने के बाद उन्हें उठाकर ट्रायल रूम में ट्रायल करने चला जाता है, पर जैसे ही वो अपने कपड़े उतारने लगा तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा और खुद ही डाक मारे चिल्ला दिया आह। आयु ने देखा उसके सामने एक 19 साल की घुंघराले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तीखे नैनों से आयु को घूरे जा रही थी। आंखों से जलाकर राख कर देगी। आयु तो एक पल के लिए उसी में खोसा जाता है। भले ही उसकी उम्र बहुत छोटी हो पर उसके चेहरे की रौनक और उसकी खूबसूरती जैसे किसी 27 से 28 साल की लड़की को टक्कर दे रहे हो। अचानक आयु के मुंह पर आकर कुछ लगाता है जिसे आयु होश में आता है। आयु देखता है तो ये उस लड़की का ही टॉप था जिसे उसने आयु के मुंह पर फेंक कर मारा था। वो लड़की गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है बेशर्म आदमी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है या तेरी आंखों चो दिया गई है जो तुझे लड़कियों का ट्रायल रूम नहीं दिखा? मैं क्या तेरी बीवी लगती हूँ जो घुस आया अंदर? निकल बाहर अंधी आंखों वाला घोड़ा। आयु ने अब जाकर ध्यान दिया तो वो लड़की अपने जीन्स पहनकर एक दूसरे कपड़े से खुद को कवर करते हुए खड़ी थी। बट वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आयु को हल्का सा नजर आ रहा था, इसलिए आयु एम्ब्रेस फील करते हुए जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और आगे अपनी सफाई देते हुए कहता है देखो, मेरे घर में मेरी दादी और मेरी बहन है, इसलिए तुम्हें दादी और बहन कहना चाहिए था, बहुत ज़्यादा सूट करता है। उसकी बात सुनकर वो लड़की आयु के पीठ को देखते हुए सोचती है क्या ये आदमी पागल है? भला गाली देते वक्त कौन इतना सोचता है? वही आयु अपनी बात जारी रखते हुए कहा और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ऐसे देखने का। मैं अपनी फ्यूचर बीवी के लिए बहुत लॉयल हूँ। अगर मुझे देखना हुआ तो उसे ही ऐसे देखूंगा, बल्कि और अच्छे से देखूंगा, इसलिए मुझे पराये औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये इंटिया कपड़ों के लिए ऐसे भाग रही थी जैसे लड़कियां रणबीर कपूर के पीछे भागती है। मुझे धक्का दे देकर चटनी बना देती, इसलिए यहाँ चला आया, वरना मैं बहुत हैंडसम और डिसेंट लड़का हूँ। कहते हुए वो जाने लगा तो उसे निशा की आवाज़ आई जो दरवाज़ा खटखटा रही थी। हेलो एक्सक्यूज़ मी, अंदर कोई है क्या? अगर आपका हो गया तो प्लीज़ बाहर आ जाओ, मुझे अपने कपड़े ट्राई करने हैं, निशा ने कहा। आयु जो बाहर जा रहा था वो निशा की आवाज़ को सुनकर अपने कदम पीछे लेते हुए डर के मारे अपने बाकुन चबाते हुए कहता है भगवान, ये तो निशा है। ये जेम्स बॉन्ड लड़की हर जगह आ जाती है आत्मा की तरह। कहीं मैं बाहर निकला और इसने मुझे देख लिया तो पक्का दादी के सामने ढिंढोरा पीट 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 कर सबको बता देगी। आयु को रुकता देख वो लड़की आग बबूला होकर कहती है अब क्या अकल की तरह पैरों पर भी पत्थर पड़ गए हैं जो तुमसे चला नहीं जा रहा? उसकी आवाज़ सुनकर आयु जल्दी से उसे खींचकर दीवार से सटाते हुए उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है शू 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 शू, चुप रहो डीजे। बाहर मेरी बहन खड़ी है, अगर उसे भनक भी लगी ना तो मेरी खैर नहीं, इसलिए चुप रहो जब तक वो चाली नहीं जाती प्लीज़, आयु ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। उस लड़की ने आयु के मुंह से जब आपने लिए डीजे सुना तो उसने दांत पीसते हुए कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इस घटिया नाम से पुकारा, तुम्हें तो मैं। आयु ने उसके थोड़ा करीब जाते हुए कहा मैंने कहा ना चुप रहो डीजे, वरना तुम्हारे इन खूबसूरत होठों का रस पान कर लूंगा, समझी? उस लड़की को आयु की बात समझ नहीं आई। उसने आयु को देखकर हैरत से कहा व्हाट आर यू सेइंग, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। उसके सवाल पर आयु ने मुस्कुराकर कहा अंग्रेज की औलाद, तुमने हिंदी नहीं पढ़ी क्या? उस लड़की ने उसके सवाल पर बड़े एटीट्यूड से कहा आई एम इंग्लिश मीडियम, इसलिए मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती। आयु ने फिर मुस्कुराकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है चलो अच्छी बात है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, इसमें मेरा ही फायदा है। कहते हुए वो देखता है सैयद बाहर से निशा जा चुकी, क्योंकि उसकी अब आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए आयु बाहर से जाने लगाता है, पर फिर कुछ सोचकर मुझे मुड़कर उस लड़की को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है बाय द वे यू लुकिंग वेरी हॉट एंड सेक्सी इन रेड, कहते हुए बाहर से निकल जाता है। वो लड़की उसके जाने के बाद बाहर लगे मिरर में उस ड्रेस को देखते हुए कहती है लगता है वो गधा कलर ब्लाइंड है जो उसे ऑरेंज कलर रेड नजर, कहते हुए वो रुक जाती है क्योंकि वो देखती है उसकी वो ड्रेस जिसे उसने खुद को कवर करने के लिए कसकर पकड़ा हुआ था वो उसके सीने पर से थोड़ा सा हट गया था। उसे अब आयु की बात का मतलब समझ आता है। वो पैर पटकते हुए गुस्से से कहती लोफेंडर कहीं का। चाहत बाहर दादी की दी हुई लिस्ट को फॉलो करते हुए सारा सामान इकट्ठा किए जा रही थी।
अर्नब उसके पीछे पीछे चल रहा था। लिस्ट में देखते हुए चाहत एक लेडीज शॉप में जाती है जहां उसे एक चुनर लेनी थी। वो बाहा की सेल गर्ल से इशारों में कहती है पर उसे समझ नहीं आता तो बाहा अर्नब आकार उसे ट्रांसलेट करता हुआ कहता है इन्हें पूजा के लिए चुनर दिखा दीजिए। वो सेल्स गर्ल अर्नब को देखकर खुश होते हुए कहती है वाओ मैम आप कितनी लकी है जो आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो आपके बिना कहे ही आपकी दिल की बात समझ जाते हैं। उसकी बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वही चाहत अर्नब को देखकर घूरते हुए उस सेल्स गर्ल से कुछ इशारे में कहती है अच्छा और चढ़ाओ इन्हें चने के झाड़ पर, फिर ये खुद ही तुम्हें धक्का देकर बाहर से निकल जाएगी फिर पता चलेगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर अर्नब का मुंह बन गया। उस सेल्स गर्ल ने अर्नब को देखकर कहा सर क्या कहा मैम ने। अर्नब ने चीरकर कहा तुम्हें क्या मैं स्टोरी टेलर नजर आता हूँ जो दिन भर तुम्हें कहानियां सुनाता रहूं। अगर कहानी सुना इतना अच्छा लगता है तो सुभश्री जी की कहानियां जाकर पढ़ो समझी। अब जाकर चुनर दिखाओ। वो लड़की मायूस सा चेहरा बनाकर बाहर से चली जाती है। बहुत सारे चुनर दिखाती है पर चाहत को शॉपिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसने कभी शॉपिंग की नहीं थी। उसे तो हमेशा भावना के पुराने कपड़े ही पहनने को दिए जाते थे, इसलिए उसे कपड़ों का कोई नॉलेज नहीं था। वही अर्नब सोफे पर बिठा हुआ ये सब कुछ देखे जा रहा था, इसलिए वो चलकर उसके करीब आया और उन सारे दुपट्टे में से एक लाल रंग की चून उसके सर पर ओढ़ते हुआ उसे पीछे से बाहों में भरकर कहता है ब्यूटीफुल, ये काफी खूबसूरत है इसलिए ये फाइनल है, इसे पैक कर दीजिए। अर्नब की बात सुनकर वो लड़की उसे पैक कर चाहत के हाथों में दे देती है तो चाहत बाहर से बाहर निकलते हुए अर्नब के हाथों में वो पैकेट थमाकर कहती है जाकर अपनी होने वाली पत्नी को दीजिए करवा चौथ का गिफ्ट मुझे नहीं। कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। चाहत की बार बार बेरुखी को भी अर्नब चुपचाप से सुन लेता है पर उसकी ये बार बार बेरुखी उसे बहुत तकलीफ दे रही थी पर फिर भी अर्नब उसकी नाराजगी को काफी अच्छे से समझ रहा था कि चाहत के दिल में उसके दिए जख्म तो कब के हैं पर वो आज भी ताज़ा है जिन्हें भरने में वक्त लगेगा। आदि अपने इस मॉल में काफी टाइम बाद आया था, इसलिए वो अपने स्टाफ से उसकी सारी जानकारी ले रहा था। उनसे बातें कर रहा तभी उसकी नज़र निशा पर पड़ती है जिसने एक हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। सैयद वो इसे वो ट्राई कर रही क्योंकि आदि को निशा सामने नहीं बल्कि आदि को निशा का अक्स सामने लगे हुए आईने में नजर आ रहा था। निशा को पहली बार इस तरह शादी में देखकर आदि का दिल जोर जोर से धड़क उठा था। वो चाह कर भी निशा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो एकटक निशा के अक्स को आईने में निजरता रहा और कब उसके कदम निशा की ओर बढ़े उसे पता भी नहीं चलता। निशा इन सब से बेखबर अपनी साड़ी को ठीक करते हुए खुद को आईने में निहारे जा रही थी। तभी उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने देखा तो ये आदि था जो उसे पीछे से गले लगाते हुए खड़ा था। निशा एक नज़र आदि को देखकर अपने आसपास देखती है तो सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए वो आदि का हाथ अपने कमर से हटाते हुए उसे खुद से दूर करने लगती है तो आदि उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है तुम्हें यहाँ किसी से डरने जरूरत नहीं है क्योंकि ये मॉल मेरा है और मैं यहाँ का ओनर हूँ, इसलिए किसी में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कुछ भी कह सके। जब आदि निशा को नहीं छोड़ता तो निशा अपनी स्ट्रगल करना बंद कर देती है। उसके ऐसा करते ही आदि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदि उसे कहता है डू यू लाइक दिस शादी। निशा ने उसे देखकर कहा नहीं मैं तो बस। वो कुछ और कह पाती इससे पहले ही आदि ने उसे पलटकर उसके करीब आते हुए उसके आंखों से काजल निकलकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहता है नजर ना लगे मेरे चांद को। उसके ये कहते ही निशा ने उसे हैरत जगहों से देखा तो आदि ने मुस्कुरा कर उसके माथे पर छोटी सी किस करते हुए कहा रख लो ये तुम्हारे करवा चौथ का गिफ्ट है वाइफी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जिसे सुनकर आदि पीछे मुड़ता है तो देखता है ये प्रिशा थी। आदि हीरानी से उसे देखकर कहती है प्रिशा। वो निशा को बही छोड़ते हुए प्रिशा के पीछे पीछे स्टोर से बाहर भागते हुए चिल्लाते लगा प्रिशा रुको, प्रिशा प्रिशा मेरी बात तो सुनो प्रिशा। जब 147 प्रिया का चाहत को जान से मारने की कोशिश करना। आदि निशा को नहीं छोड़ता तो निशा अपनी स्ट्रगल करना बंद कर देती है। उसके ऐसा करते ही आदि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदि उसे कहता है डू यू लाइक दिस शादी। निशा ने उसे देखकर कहा नहीं मैं तो बस। वो कुछ और कह पाती इससे पहले ही आदि ने उसे पलटकर उसके करीब आते हुए उसके आंखों से काजल निकलकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहता है नजर ना लगे मेरे चांद को। उसके ये कहते ही निशा ने उसे हैरत जगहों से देखा तो आदि ने मुस्कुरा कर उसके माथे पर छोटी सी किस करते हुए कहा रख लो ये तुम्हारे करवा चौथ का गिफ्ट है वाइफी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जिसे सुनकर आदि पीछे मुड़ता है तो देखता है ये प्रिशा थी। आदि हीरानी से उसे देखकर कहती है प्रिशा। वो निशा को बही छोड़ते हुए प्रिशा के पीछे पीछे स्टोर से बाहर भागते हुए चिल्लाते लगा प्रिशा रुको,
प्रिशा, प्रिशा मेरी बात तो सुनो प्रिशा। निशा जब आदि को ऐसे किसी और लड़की के पीछे भागते हुए देखती है तो उसका दिल फिर टूट जाता है। उसे लगता है कि प्रिशा वही लड़की है जिसने उस दिन आदि का फोन पिक किया था। ये सोचते हुए उसकी आंखों भर आईं। उसने खुद को आईने में देखकर कहा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो ना निशा, जो हर बार उनकी बातों में आ जाती है। उस गुड़े गुड़िया के खेल को तुम सच की शादी मान बैठी जिस पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो गुस्से से साड़ी बही फेंकते हुए बाहर से निकल जाती है तो उसे सामने से आते हुए आयु और चाहत दिख जाते हैं, जिसके पीछे अर्नब भी था। अर्नब ने निशा को देखकर कहा, अरे तूने कुछ लिया नहीं? निशा ने अर्नब से कहा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही है। चलो ना घर चलते हैं। आयु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखकर कहा, कहीं तूने कोई व्रत तो नहीं रखा नादी? निशा ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, तू वो छोड़, ये बता ये लिपस्टिक का निशान तेरे हाथों पर कैसे आया? आयु को उसकी बात सुनकर याद आता है जब वो उस लड़की के मुंह पर हाथ रखा था तभी उसके मुंह पर लिपस्टिक लगी होगी। उसने बहाना बनाकर कहा, यार ये लिपस्टिक थोड़ी है, कलर है। वो टॉप फ्लोर के हिस्से में काम चल रहा है ना, तो बस उसी को देखने लगा तो कब पैंट गिर गया पता ही नहीं चला। बे से चलो ना कैफे में चलकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। आदि भाई के मूल में आने का कोई तो फायदे हैं क्यों? निशा और अर्नब दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। आयु ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, अब खाने में क्या प्रॉब्लम है? निशा ने जल्दी से कहा, वो दादी ने जल्दी घर आने को कहा है। पूजा थोड़ी जल्दी होगी। आयु ने कहा, क्यों चांद, क्या इस बार आपको कॉल करके आने वाला है? जो जल्दी पूजा होगी। आयु के इतने सवाल को सुनकर निशा और अर्नब दोनों ही आयरेट हो चुके थे। इतने में चाहत ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाते हुए इशारा किया। आयु मुस्कुराकर उसके साथ चल दी। अभी अर्नब की उन दोनों को साथ देखकर सुलग गई। अर्नब ने आदि को ना देखकर कहा, आयु तूने आदि को देखा है? वो कहा है। आयु ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, मुझे तो कुछ आंटी ने धक्का मार मार कर पूरा मूल घुमा दिया। मैंने तो अपने साथ आदि भाई को धक्का खाते नहीं देखा। सब लोग बाहर आया तो देखा आदि परेशान सा किसका फोन ट्राई कर रहा था। आयु ने फुदक फुदक कर उसके पास आते हुए कहा, कया भाई कहाँ थे आप? कहीं आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो? आदि ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे किसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो डंके की चोट पर सबके सामने ऐलान कर दूंगा, समझा? इसलिए आपने इस बिना दिमाग के घोड़े को जरा सा विराम दे। और मैं तेरे लिए ये लेने गया था, कहते हुए एक चाबी उसकी तरफ फेंकता है, जिसे आयु कैच करते हुए देखता है तो ये उसकी कार की चाबी थी, जिसे देखकर आयु खुशी से उछल पड़ा। वही निशा उसे हीरानी से देख रही थी जबकि उसे सच्चा पहले से ही पाता था। वही अर्नब आदि को देखकर कहता है, इसकी क्या जरूरत थी? आदि ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, जरूरत तो नहीं पर कुछ कुछ चीजें खुशी के लिए भी की जाती है अर्नब। अब चलो बैठो सब, वो अपने आप आ जाएगा। आयु के लिए कुछ बॉडीगार्ड को छोड़कर बाकी सब घर चले जाते हैं। अग्निहोत्री मेंशन। चारों वापस आए तो निशा और चाहत चली जाती है। उनके जाते ही समर्थ आदि के पास आकर कहता है, तूने बताया कॉल पर, तूने उसे बात की, क्या बोला उसने? अर्नब, जिसे कुछ पता ही था, उसने कहा किसे क्या बोलना था और आज ये राघव कहाँ गया। समर्थ ने उसकी बात सुनकर कहा, वो उस यूनिवर्सिटी में उन दोनों लड़कियों के बारे में पता लगाने गया है। आदि ने उसकी बात सुनकर आगे कहा, मैंने प्रिशा देखा था मॉल में, पर जब तक मैं उसके पीछे गया वो जा चौकी थी। तभी पीछे से रिया की आवाज आई जो कि चाहत के हाथ से अर्नब की दी हुई पैकेट उसने चाहत के हाथ से लगभग छीनते हुए खुद ही सर पर ओढ़ते हुआ है, कहा, बाओ बेबी, इट वॉज सो एलिजिब्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। अर्नब ने एक नज़र चाहत को देखकर कहा, कुछ नहीं कहा, वो बस दांत पीसते हुए रह गया। सब धीरे धीरे अपने अपने कामों में बिजी जो गए। इतने में चाहत ने मौका देखकर उन सब से दूर थोड़ा ऊपर जाते हुए भरद्वाज साहब को कल करके कहती है, बाबा आप ठीक तो है ना? आपने मेडिसिन टाइम पर ले ली? वो सेकंड ड्रॉ में आपकी बाकी मेडिसिन रखी हुई है, उसमें से कुछ खत्म हो गई है, मैं वो लेती हुई आऊंगी। आपके लिए खिचड़ी बना दी है, खा लेना। फिर उसके बाद वाली मेडिसिन वो कह ही रही होती है कि इतने में कोई उसे कमर से पकड़कर खींचते हुए दीवार से सटा देता है। चाहत पहले थोड़ा घबरा जाती है पर जब उसे एक जाना पहचाना सा एहसास होता है तो वो सामने खड़े इंसान को गुस्से से घूरने लगी। वही अर्नब उसे दीवार से सटा कर खुद उसके करीब जाते हुआ कहता है, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरा दिया हुआ तोहफा भी तुम्हें गवारा नहीं? तुम्हें एहसास भी है कि वो तोहफा मेरे लिए कितना खास था? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम मेरी वो मासूम चाहत नहीं हो जिसे मैं चाहता हूँ, तुम तो कोई और ही हो, जिसे देखकर लगता है तुमसे मेरा कोई बस्ता नहीं। तुम बार बार मेरी फीलिंग्स को हर्ट करती हो, फिर भी मैं कुछ कहता बल्कि अब उस बात को समझता हूँ
बस इतना जान लो, मैं अपनी उस आशुम चाहत से एक दिन इकरार करबा कर रहूंगा कि वो मुझसे आज भी मोहब्बत करती है, इन आंखों में आज भी मेरे लिए पाक इश्क बसता है। कहते हुए वो चला जाता है। चाहत भी वहां से निशा के कमरे की ओर चली जाती है। वो आई तो देखती है निशा और मौनी दोनों ही दादी का दिया हुआ सामान पहन रही थी। वही मौनी अपनी शादी में बच्चों की तरह उलझी हुई थी। उसे देखकर चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराए हुए उसकी हेल्प करने लगती है। थोड़ी देर में दोनों टायर हो जाती है और चाहत भी, उसने एक सिंपल गोल्डन बॉर्डर वाली रेड साड़ी पहन रखी थी। सिंपल लुक में भी वो कहर नजर आ रही थी, पर उसकी नज़र अर्नव को ढूंढ रही थी जो उससे कहीं नहीं मिल रहा था। सब लोग के लिए चाहत और निहार ने गार्डन एरिया में अरेंजमेंट किया हुआ था। तभी निहार आकर उसे कहता है, वाह मेरी पटाखा क्या लग रही है यार तू। सुनना जरा, वो चन्नी और बाकी चीजें चेक कर ले तो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। चाहत उसकी बात सुनकर बाहर जाती है। सब कुछ देखने के बाद कहती है, यार इसने 2 छन्नी छानी कम है। 1 मिनट में जो सामान लेकर आई थी वो कहाँ? वो तो दादी ने कहा कि बाकी बचा सामान स्टोर रूम में डाल दो ताकि जब जरूरत हो तो कम आ जाए। चाहत ने कहा, अच्छा ये स्टोर रूम कहाँ है? निहार ने कहा, वो ऊपर का आखिरी वाला कमरा। चाहत ने उसे देखकर कहा, ठीक है तू यही रुक, मैं लेकर आती हूँ। चाहत घर के अंदर से होते हुए जब स्टोर रूम के अंदर गई तो वहाँ काफी अंधेरा था। चाहत ने टार्च ऑन की, छन्नी ढूंढने लगी। थोड़ा ढूंढने के बाद जब उसे छानी मिल गई तो वो बाहर की ओर जाने लगी। इतने में रिया ने आकर आगे से दरवाजा लॉक कर दिया और अपने साथ लाई कोई बो जैसी चीज अंदर डालती जिसे धुआं निकाल रहा था, और धीरे धीरे वो धुआं बढ़ता चला जा रहा था। चाहत को अब खांसी आने लगी थी। उसका दम घुट रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भूखे प्यासे होने की वजह से उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। वही रिया उसे इस हालत में देखकर काफी खुश थी। उसने खुद से कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे अर्नब मुझसे छीनेगी। इतनी मुश्किल से तेरी मौत का नाटक रच कर पाया था उसे, पर तेरे आने से सब कुछ बिगड़ गया। वो तेरी तरफ झुकने लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज अगर तू मार गई तो मैं परमानेंट के लिए अर्नब की हो जाएंगी। इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई और देखकर मुझ पर सत्कारे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो खुद को बचाने के लिए वो वापस जाकर सब लोगों के साथ बातों में लग जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि चाहत के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है। यहाँ चाहत खुद को बचाने के लिए भूखे प्यासे होने की वजह से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पल पल उसकी जान जा रही हो। उसकी हालत धीरे धीरे नाजुक हो रही थी। कैसे बचेगी चाहत? क्या रिया का होगा पर्दाफाश? वक्त रहते अर्नब बचा पाएगा चाहत की जान? मैसेज, चाहत अर्नब अग्निहोत्री मेरी पत्नी है, शादी हुई है हमारी। चाहत को अब खांसी आने लगी थी। उसका दम घुट रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भूखे प्यासे होने की वजह से उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। वही रिया उसे इस हालत में देखकर काफी खुश थी। उसने खुद से कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे अर्नब मुझसे छीनेगी। इतनी मुश्किल से तेरी मौत का नाटक रच कर पाया था उसे, पर तेरे आने से सब कुछ बिगड़ गया। वो तेरी तरफ झुकने लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज अगर तू मार गई तो मैं परमानेंट के लिए अर्नब की हो जाएंगी। इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई और देखकर मुझ पर सत्कारे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो खुद को बचाने के लिए वो वापस जाकर सब लोगों के साथ बातों में लग जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि चाहत के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है। यहाँ चाहत खुद को बचाने के लिए भूखे प्यासे होने की वजह से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पल पल उसकी जान जा रही हो। उसकी हालत धीरे धीरे नाजुक हो रही थी। वो अंधेरे में धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी, पर चलते हुए उसका पैर किसी से टकरा जाता है। तेज दर्द से उसकी आह निकल जाती है। वो फिर भी आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है। गार्डन में काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया था। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। निहार भी सब कुछ बराबर देखे जा रहा था। तभी एक लड़का आकर उसे कहता है, भाई आपके साथ जो लड़की थी ना, उन्होंने ये छन्नी भेजी है और कहा है कि उन्हें थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुई है। निहार ने उसे देखकर कहा, बट उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कहीं जाने वाली है? और तुम कौन हो? निहार के सवाल से वो आदमी जरा सा घबरा जाता है। वो उसे देखकर कहता है, अरे सर मैं तो फुल वाला हूँ, एक काम से जा रहा था, मैडम ने देखा और कहा उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तो मुझे कह दिया ये आपको देने के लिए, अब आप जानो या वो मुझे उसे क्या कहते हुए बाहर से निकल जाता है। निहार कुछ कहता इससे पहले ही बाहर दादी उसे बुलाती है। निहार उनके पास चला जाता है। दादी उसे देखकर जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहती है, ये लो पी लो, इसे मैं कब से देख रही हूँ कुछ ना कुछ किए जा रहा है।
पता नहीं तूने कुछ खाया या नहीं, चल जल्दी से मेरे सामने इसे खाली कर। निहार जो सच में काफी थक गया था वो एक घुट में पी जाता है तो दादी उसे कहती है तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है, चाहत कहाँ है। निहार ने कहा पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे बिना बताए कोई बात नहीं, उसने कहा है कि वो थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी। दादी ने उसे देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा ठीक है। दादी बाहर से दूसरी आंटियों के पास चली जाती है। निहार एक बार खड़ा सब कुछ देखने लगा। तभी उसकी नज़र आदि पर जाती है जो कि सामने से आ रहा था। आदि ने आज लवेंडर के कुर्ते में काफी सही नजर आ रहा था। उसे देखकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसकी तरफ जाने लगा। आदि जो कि निशा से बात करने जा रहा था, अचानक निहार के आने से वो उसे घूरते हुए कहता है क्या है, यूं बंदर की तरह अचानक टपकना जरूरी था। निहार मुस्कुरा कर कहता है अरे सर वो आपका ये जो ब्रोच है ना उल्टा हो गया है, रुकिए मैं ठीक कर देता हूँ, कहते हुए वो खुद ही ठीक करने लगा। लो हो गया। आदि ने उसकी बात सुनकर उसे थैंक यू कहा और निशा की ओर बढ़ गया। आयान जब गार्डन में आया तो उसे दूर कोने में अर्नब चक्कर काटता हुआ नजर आता है। वो उसके पास जाने लगा तो समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा ये पागल बाहा उन झाड़ियों के पास क्यों जा रहा है, पार्टी तो बाहर चल रही है। आयान उसे देखकर कहता है वो देख साइको अग्निहोत्री को क्या हुआ है, वही देखने जा रहा था, वरना क्या पता यूं चक्कर काटते काटते यहाँ से अंतरिक्ष पहुंच जाए। दोनों अर्नब के पास आए तो आयन ने कहा क्यों हमारे चाहत के साइको से आ। सबको टेंशन बोनस में देने वाले इंसान को किसने टेंशन दे दी। अर्नब उसकी बात सुनकर रुक गया और अपना एक हाथ कमर पर रख दूसरा हाथ से माथे को रब करते हुए कहता है पता नहीं यार अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा हो। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा बस कर, कुछ गलत नहीं हुआ है, देख सब गार्डन में पूजा की तैयारी कर रहे हैं, सब हमारी आंखों के सामने ही तो हैं। मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है, बस इसलिए तुझे ऐसा महसूस हो रहा है। चल हम बाहर चलते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। आयान ने भी शरारत से कहा हम चल बाहर, अपने चांद का दीदार कर, अपने दिल को ठंडक पहुंचा दे, फिर चंदा मामा के निकलने के बाद मुंह मीठा भी कर लेना क्यों। उसकी बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीनों गार्डन की ओर चले गए। अब तक कबीर भी अपने ड्यूटी से आ चुका था। आयु बड़े स्टाइल से अपनी स्लीव फ्लोट करते हुए आता है और सबको देखकर बड़े स्टाइल से कहता है हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, क्या आप लोग भी उस आसमान के चांद का इंतजार कर रही है। मसाला आप तो बला की खूबसूरत के साथ एक एक चांद का टुकड़ा लग रही है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। वही लड़कियों की नज़र तो आज अर्नब, आदि, आयान, समर्थ और आयु पर से हट ही नहीं रही थी। सब उसके स्टाइल के दीवाने हो चुकी थी, उन्हें देखते हुए आहें भरे जा रही थी। वही एक औरत आकर आयु के कान को मरोड़ते हुए कहती है चल हट बेशर्म, आंटी ऊपर लाइन मारते हुए तुझे शर्म नहीं आती। आयु उनके हाथ को अपने कान से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है अमीरा आंटी बेचारे बच्चे की जान लोगी क्या, प्लीज छोड़ दो ना, मैं तो मजाक कर रहा था, सब नहीं बस आप ही चांद का टुकड़ा सा ही टुकड़ा सब लग रहे हो। देखो अंकल तो आपको दूर से ही लाइन मार रहे हैं। मीरा जी ने देखा तो उनके पति ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर आंख मार दी। बेचारी नीरा जी शर्म की वजह से आयु का कान छोड़कर चली जाती है। आयु मीरा जी के पति को देखकर फ्लाइंग किस देते हुए कहता है लव यू अंकल, तुसी ग्रेट हो। आयु बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिए। अर्नब, समर्थ, आदि, आयन एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे। अर्नब ने चारों तरफ नजरें घुमाकर कहा ये मेरा चांद कहाँ है। आदि हल्का मुस्कुराकर कहता है तेरे चांद की चांदनी नजर आ रही है, उसे पूछते हैं। आयान ने कहा और अमावास की रात भी। उसकी बात सुनकर सब ने उसे देखा तो उसने सामने की ओर इशारा किया जहां से रिया उन्हीं लोगों की ओर आ रही थी। जब सबने मुड़कर अर्नब को देखा तो वो कब का बाहर गायब हो चुका था। रिया ने उनके पास आते हुए कहा ये अर्नब कहाँ है, अभी तो यही था। उसके पूछने पर समर्थ ने झट से कहा वो दादी ने बुलाया है तो वो गया हुआ है, अभी आ जाएगा, हमें भी कुछ कम है, देख कर आते हैं। वो तीनों भी बाहर से भाग गए। आयु ने सबको एक नज़र देखा तो सब अपने अपने में ही बिजी थे। तभी उसकी नज़र मोनी पर पड़ी जो मुंह फुलाए हुए अकेली बैठी थी। आयु ने उसके पास जाते हुए कहा क्या हुआ न्यू भाब्स, ये गुब्बारा जैसा मुंह क्यों बना रखा है। मोनी ने गुस्से में कबीर को घूरते हुए कहा हमारा पति एक नंबर का हिटलर का औलाद है, हमको तो लगता है वो हमसे नहीं करता, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सुबह से हमको इस चेयर से उठने नहीं दे रहा है। आयु ने मुस्कुराकर कहा अच्छा तो बस इतनी सी बात, चलो कुछ डांस करते हैं, बेसे भी चांद निकला नहीं है और ऐसा करते हुए सबको ध्यान भटका रहेगा। आयु ने अपना फोन निकाला और उसमें गाना सेट कर दिया तो वो गाना बजने लगा। जिंदगी बर्बाद हो गई, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है,
बस आंखें दिखाती है। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। आयु बड़े आराम से मोनी के साथ हल्के हल्के स्टेप से डांस कर रहा था। वही गाना सुनकर सबकी हंसी छूट गई। कबीर की शक्ल तो देखने लायक थी। सब वहाँ कबीर को छेड़ने लगे। कबीर आयु के पीछे भागते हुए कहता है, रुक बेसाले, तूने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये गाना लगाया है ना? आज तो मैं बताता हूँ तुझे। आयु उसे बच भागते हुए हंसकर कहता, अबे इसमें मेरी क्या गलती? तेरी ही बीवी थी जो कह रही थी मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, कहते हुए ठहाके मारने लगा। हंसी तो अर्नब, आयुन, समर्थ और आदि को भी आ रही थी, पर उसे कई ज्यादा अर्नब का दिल बेचैन था। आदि ने जाकर दूसरा गाना चला दिया और सुलोचना जी का हाथ पकड़कर उनके साथ डांस करने लगता है। उसके साथ बाकी कुछ कपल्स भी डांस करने लगते हैं। तुम आए तो आया, मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला। आदि भले ही सुलोचना जी के साथ डांस कर रहा हो, पर उसकी नज़र निशा पर टिकी हुई थी जो आज रेड साड़ी में कतई जहर लग रही थी। सब लोग के डांस के बीच में रिया बाहर से निकल जाती है। वो चुपके से गार्डन के पीछे वाले हिस्से में आकर एक नोट की गड़ी उस आदमी को देते हुए कहती है, गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुम्हारा इनाम। वो आदमी भी मुस्कुराकर उसे पैसे ले लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने निहार से झूठ बोला था। पैसे लेकर वो बाहर से निकल जाता है। स्टोर रूम। चाहत की हालत उस बंद कमरे और धुएं की वजह से काफी खराब हो रही थी। वो पसीने से तरबदर हो चुकी थी। तभी उसे अपने फोन को चेक किए जिसमें नेटवर्क नहीं था। इस वक्त उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना वो किसको कॉल कर सकती थी और ना उसकी आवाज नीचे गार्डन तक इतने शोर के बीच पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। अचानक उसे कुछ सूझता है। वो अपना फोन निकलकर स्टोर रूम के विंडो से टॉर्च मारने लगी, जो कि एक छोटे से होल से गार्डन की तरह पड़ रही थी। चांद निकलने का वक्त हो चला था। अब दादी को भी चाहत की फिक्र हो रही थी। वही एक लेडी के साथ आया छोटा सा बच्चा टॉर्च की रोशनी को देखकर खुशी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। अर्नब की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो भी उस तरफ दौड़ता है, क्योंकि वो बच्चा काफी तेज भाग रहा था। वही थोड़ी दूर आने के बाद अर्नब को भी वो टॉर्च की लाइट नजर आती है। तो वो थोड़ा शौक था कि स्टोर रूम में कौन हो सकता है। वो उस बच्चे को सबके पास लाते हुए स्टोर रूम की तरफ भागता है तो आदि उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। अर्नब उसे कहता, मैंने अभी अभी स्टोर रूम में किसी को टॉर्च की लाइट डालते हुए देखा है। मैं चाहत को भी कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है। हो ना हो, मेरा दिल कहता है वो वही है। अर्नब और आदि स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। वो लोग स्टोर रूम में आते हैं तो आदि कहता है, तुझे गलतफहमी हुई है सैयद, देख स्टोर रूम पर तो ताला लगा हुआ है। अर्नब बिना सोचे समझे अपनी गन निकलकर शूट कर देता है, जिससे सारे लोग चौंक जाते हैं और ताला भी खुल जाता है। अर्नब को गोली चलाने पर दादी भागकर स्टोर रूम की तरह आने लगी, उनके साथ बाकी सब भी। अर्नब अंदर गया तो दिखता है कि चाहत पसीने से ताराबदर होकर बेहोश सी जमीन पर पड़ी हुई थी। चहते को इसे देखकर अर्नब को वो खून से लथपथ बेसमेंट का किस्सा याद आता है, जिसे वो काफी डर जाता है और नीचे झुककर चाहत को सीपीआर दे लगता है। तभी बाहर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अर्नब के ऐसा करते हुए देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसे उस लड़की को किस कर सकता है? कहीं उसका चक्कर तो नहीं चला रहा? यहाँ तक कि चाहत ने अर्नब को जानबूझकर फंसाया है और ना जाने क्या क्या। अर्नब चाहत से अलग हुआ तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी नसें तक नजर आ रही थी। अर्नब ने उन सबको देखते हुए कहा, ये लड़की कोई आरी गैरी नहीं बल्कि ये अग्निहोत्री परिवार की बहू है। मिसेज चाहत, अर्नब अग्निहोत्री मेरी पत्नी है, शादी हुई है हमारी। उसकी बात सुनकर निशा और आदि दोनों शौक थे। जब 149 प्लीज डोंट रीड गाइज। चाहत को अब खांसी आने लगी थी, उसका दम घुट रहा था, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भूखे प्यासे होने की वजह से उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। वही रिया उसे इस हालत में देखकर काफी खुश थी। उसने खुद से कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे अर्नब मुझसे छीनेगी। इतनी मुश्किल से तेरी मौत का नाटक रच कर पाया था उसे, पर तेरे आने से सब कुछ बिगड़ गया। वो तेरी तरफ झुकने लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज अगर तू मार गई तो मैं परमानेंट के लिए अर्नब की हो जाएंगी। इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई और देखकर मुझ पर सत्कारे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो खुद को बचाने के लिए वो वापस जाकर सब लोगों के साथ बातों में लग जाती है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि चाहत के इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है। यहाँ चाहत खुद को बचाने के लिए भूखे प्यासे होने की वजह से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पल पल उसकी जान जा रही हो। उसकी हालत धीरे धीरे नाजुक हो रही थी।
वो अंधेरे में धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी, पर चलते हुए उसका पैर किसी से टकरा जाता है। तेज दर्द से उसकी आह निकल जाती है। वो फिर भी आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है। गार्डन में काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया था। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। निहार भी सब कुछ बराबर देखे जा रहा था। तभी एक लड़का आकर उसे कहता है, भाई आपके साथ जो लड़की थी ना, उन्होंने ये छन्नी भेजी है और कहा है कि उन्हें थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुई है। निहार ने उसे देखकर कहा, बट उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कहीं जाने वाली है। और तुम कौन हो? निहार के सवाल से वो आदमी जरा सा घबरा जाता है। वो उसे देखकर कहता है, अरे सर मैं तो फुल वाला हूँ, एक काम से जा रहा था, मैडम ने देखा और कहा उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मुझे कह दिया ये आपको देने के लिए, अब आप जानो या वो मुझे उसे क्या कहते हुए बाहर से निकल जाता है। निहार कुछ कहता इससे पहले ही बाहर दादी उसे बुलाती है। निहार उनके पास चला जाता है। दादी उसे देखकर जूस का ग्लास बढ़ाते हुए कहती है, ये लो पी लो, इसे मैं कब से देख रही हूँ कुछ ना कुछ किए जा रहा है, पता नहीं तूने कुछ खाया या नहीं, चल जल्दी से मेरे सामने इसे खाली कर। निहार जो सच में काफी थक गया था वो एक घुट में पी जाता है। तो दादी उसे कहती है, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है, चाहत कहाँ है? निहार ने कहा, पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे बिना बताए कोई बात नहीं, उसने कहा है कि वो थोड़ी ही देर में यहाँ आ जाएगी। दादी ने उसे देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है। दादी बाहर से दूसरी आंटियों के पास चली जाती है। निहार एक बार खड़ा सब कुछ देखने लगा। तभी उसकी नज़र आदि पर जाती है जो कि सामने से आ रहा था। आदि ने आज लवेंडर के कुर्ते में काफी सही नजर आ रहा था। उसे देखकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसकी तरफ जाने लगा। आदि जो कि निशा से बात करने जा रहा था, अचानक निहार के आने से वो उसे घूरते हुए कहता है, क्या है, यूं बंदर की तरह अचानक टपकना जरूरी था? निहार मुस्कुरा कर कहता है, अरे सर वो आपका ये जो ब्रोच है ना उल्टा हो गया है, रुकिए मैं ठीक कर देता हूँ, कहते हुए वो खुद ही ठीक करने लगा। लो हो गया। आदि ने उसकी बात सुनकर उसे थैंक यू कहा और निशा की ओर बढ़ गया। आयान जब गार्डन में आया तो उसे दूर कोने में अर्नब चक्कर काटता हुआ नजर आता है। वो उसके पास जाने लगा तो समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, ये पागल बाहा उन झाड़ियों के पास क्यों जा रहा है, पार्टी तो बाहर चल रही है। आयान उसे देखकर कहता है, वो देख साइको अग्निहोत्री को क्या हुआ है, वही देखने जा रहा था, वरना क्या पता यूं चक्कर काटते काटते यहाँ से अंतरिक्ष पहुंच जाए। दोनों अर्नब के पास आए तो आयन ने कहा, क्यों हमारे चाहत के साइको से आ? सबको टेंशन बोनस में देने वाले इंसान को किसने टेंशन दे दी? अर्नब उसकी बात सुनकर रुक गया और अपना एक हाथ कमर पर रख दूसरा हाथ से माथे को रब करते हुए कहता है, पता नहीं यार, अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा हो। समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस कर, कुछ गलत नहीं हुआ है, देख सब गार्डन में पूजा की तैयारी कर रहे हैं, सब हमारी आंखों के सामने ही तो हैं। मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है, बस इसलिए तुझे ऐसा महसूस हो रहा है। चल हम बाहर चलते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। आयान ने भी शरारत से कहा, हम चल बाहर, अपने चांद का दीदार कर, अपने दिल को ठंडक पहुंचा दे, फिर चंदा मामा के निकलने के बाद मुंह मीठा भी कर लेना क्यों। उसकी बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीनों गार्डन की ओर चले गए। अब तक कबीर भी अपनी ड्यूटी से आ चुका था। आयु बड़े स्टाइल से अपनी स्लीव फ्लोट करते हुए आता है और सबको देखकर बड़े स्टाइल से कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, क्या आप लोग भी उस आसमान के चांद का इंतजार कर रही है? मसाला, आप तो बला की खूबसूरत के साथ एक एक चांद का टुकड़ा लग रही है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। वही लड़कियों की नज़र तो आज अर्नब, आदि, आयान, समर्थ और आयु पर से हट ही नहीं रही थी। सब उसके स्टाइल के दीवाने हो चुकी थी, उन्हें देखते हुए आहें भरे जा रही थी। वही एक औरत आकर आयु के कान को मरोड़ते हुए कहती है, चल हट बेशर्म, आंटी ऊपर लाइन मारते हुए, तुझे शर्म नहीं आती? आयु उनके हाथ को अपने कान से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, अमीरा आंटी, बेचारे बच्चे की जान लोगी क्या? प्लीज छोड़ दो ना, मैं तो मजाक कर रहा था, सब नहीं, बस आप ही चांद का टुकड़ा सा ही टुकड़ा सब लग रहे हो। देखो अंकल तो आपको दूर से ही लाइन मार रहे हैं। मीरा जी ने देखा तो उनके पति ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर आंख मार दी। बेचारी मीरा जी शर्म की वजह से आयु का कान छोड़कर चली जाती है। आयु मीरा जी के पति को देखकर फ्लाइंग किस देते हुए कहता है, लव यू अंकल, तुसी ग्रेट हो। आयु बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिए। अर्नब, समर्थ, आदि, आयन एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे। अर्नब ने चारों तरफ नजरें घुमाकर कहा, ये मेरा चांद कहाँ है? आदि हल्का मुस्कुराकर कहता है, तेरे चांद की चांदनी नजर आ रही है, उसे पूछते हैं। आयान ने कहा, और अमावास की रात भी।
उसकी बात सुनकर सबने उसे देखा तो उसने सामने की ओर इशारा किया जहां से रिया उन्हीं लोगों की ओर आ रही थी। जब सबने मुड़कर अर्नब को देखा तो वो कब का बाहर गायब हो चुका था। रिया ने उनके पास आते हुए कहा, ये अर्नब कहाँ है, अभी तो यही था। उसके पूछने पर समर्थ ने झट से कहा, वो दादी ने बुलाया है तो वो गया हुआ है, अभी आ जाएगा, हमें भी कुछ कम है, देख कर आते हैं। वो तीनों भी बाहर से भाग गए। आयु ने सबको एक नज़र देखा तो सब अपने अपने में ही बिजी थे। तभी उसकी नज़र मोनी पर पड़ी जो मुंह फुलाए हुए अकेली बैठी थी। आयु ने उसके पास जाते हुए कहा, क्या हुआ न्यू भाब्स, ये गुब्बारा जैसा मुंह क्यों बना रखा है। मोनी ने गुस्से में कबीर को घूरते हुए कहा, हमारा पति एक नंबर का हिटलर का औलाद है, हमको तो लगता है वो हमसे नहीं करता, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सुबह से हमको इस चेयर से उठने नहीं दे रहा है। आयु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो बस इतनी सी बात, चलो कुछ डांस करते हैं, वैसे भी चांद निकला नहीं है और ऐसा करते हुए सबको ध्यान भटका रहेगा। आयु ने अपना फोन निकाला और उसमें गाना सेट कर दिया तो वो गाना बजने लगा। जिंदगी बर्बाद हो गई, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, बस आंखें दिखाती है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। आयु बड़े आराम से मोनी के साथ हल्के हल्के स्टेप से डांस कर रहा था। वही गाना सुनकर सबकी हंसी छूट गई। कबीर की शक्ल तो देखने लायक थी। सब वहाँ कबीर को छेड़ने लगे। कबीर आयु के पीछे भागते हुए कहता है, रुक बेसाले, तूने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये गाना लगाया है ना, आज तो मैं बताता हूँ तुझे। आयु उसे बच भागते हुए हंसकर कहता, अबे इसमें मेरी क्या गलती, तेरी ही बीवी थी जो कह रही थी मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, कहते हुए ठहाके मारने लगा। हंसी तो अर्नब, आयुन, समर्थ और आदि को भी आ रही थी, पर उसे कई ज्यादा अर्नब का दिल बेचैन था। आदि ने जाकर दूसरा गाना चला दिया और सुलोचना जी का हाथ पकड़कर उनके साथ डांस करने लगता है। उसके साथ बाकी कुछ कपल्स भी डांस करने लगते हैं। तुम आए तो आया, मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला। आदि भले ही सुलोचना जी के साथ डांस कर रहा हो पर उसकी नज़र निशा पर टिकी हुई थी जो आज रेड साड़ी में कतई जहर लग रही थी। सब लोग के डांस के बीच में रिया बाहर से निकल जाती है। वो चुपके से गार्डन के पीछे वाले हिस्से में आकर एक नोट की गड़ी उस आदमी को देते हुए कहती है, गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, ये तुम्हारा इनाम। वो आदमी भी मुस्कुराकर उसे पैसे ले लेता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने निहार से झूठ बोला था। पैसे लेकर वो बाहर से निकल जाता है। स्टोर रूम। चाहत की हालत उस बंद कमरे और धुएं की वजह से काफी खराब हो रही थी। वो पसीने से तरबदर हो चुकी थी। तभी उसे आपने फोन को चेक किए जिसमें नेटवर्क नहीं था। इस वक्त उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ना वो किसको कॉल कर सकती थी और ना उसकी आवाज नीचे गार्डन तक इतने शोर के बीच पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। अचानक उसे कुछ सूझता है। वो अपना फोन निकलकर स्टोर रूम के विंडो से टॉर्च मारने लगी जो कि एक छोटे से होल से गार्डन की तरह पड़ रही थी। चांद निकलने का वक्त हो चला था। अब दादी को भी चाहत की फिक्र हो रही थी। वही एक लेडी के साथ आया छोटा सा बच्चा टॉर्च की रोशनी को देखकर खुशी से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। अर्नब की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो भी उस तरफ दौड़ता है क्योंकि वो बच्चा काफी तेज भाग रहा था। वही थोड़ी दूर आने के बाद अर्नब को भी वो टॉर्च की लाइट नजर आती है तो वो थोड़ा शौक था कि स्टोर रूम में कौन हो सकता है। वो उस बच्चे को सबके पास लाते हुए स्टोर रूम की तरफ भागता है तो आदि उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है, थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। अर्नब उसे कहता, मैंने अभी अभी स्टोर रूम में किसी को टॉर्च की लाइट डालते हुए देखा है। मैं चाहत को भी कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है। हो ना हो मेरा दिल कहता है वो वही है। अर्नब और आदि स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। वो लोग स्टोर रूम में आते हैं तो आदि कहता है, तुझे गलतफहमी हुई है सैयद, देख स्टोर रूम पर तो ताला लगा हुआ है। अर्नब बिना सोचे समझे अपनी गन निकलकर शूट कर देता है जिससे सारे लोग चौंक जाते हैं और ताला भी खुल जाता है। अर्नब को गोली चलाने पर दादी भागकर स्टोर रूम की तरह आने लगी, उनके साथ बाकी सब भी। अर्नब अंदर गया तो दिखता है कि चाहत पसीने से ताराबदर होकर बेहोश सी जमीन पर पड़ी हुई थी। चहते को इसे देखकर अर्नब को वो खून से लथपथ बेसमेंट का किस्सा याद आता है जिसे वो काफी डर जाता है और नीचे झुककर चाहत को सीपीआर दे लगता है। तभी बाहर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अर्नब के ऐसा करते हुए देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसे उस लड़की को किस कर सकता है, कहीं उसका चक्कर तो नहीं चला रहा। यहाँ तक कि चाहत ने अर्नब को जानबूझकर फंसाया है और ना जाने क्या क्या। अर्नब चाहत से अलग हुआ तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी नसें तक नजर आ रही थी। अर्नब ने उन सबको देखते हुए कहा, ये लड़की कोई आरी गैरी नहीं बल्कि ये अग्निहोत्री परिवार की बहू है। मैसेज।
चाहत अर्नब अग्निहोत्री मेरी पत्नी है, शादी हुई है हमारी। उसकी बात सुनकर निशा और आदि दोनों शोक थे। चाहत का अग्निहोत्री मैंशन में हुआ गृह प्रवेश और अंशी और आयान की करवा चौथ। अर्नब को गोली चलाने पर दादी भागकर स्टोररूम की तरह आने लगी, उनके साथ बाकी सब भी। अर्नब अंदर गया तो दिखता है कि चाहत पसीने से ताराबदर होकर बेहोश सी जमीन पर पड़ी हुई थी। चहती को इसे देखकर अर्नब को बोखून से लथपथ बेसमेंट का किस्सा याद आता है, जिसे वो काफी डर जाता है और नीचे झुककर चाहत को सीपीआर दे लगता है। तभी बाहर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अर्नब के ऐसा करते हुए देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसे उस लड़की को किस कर सकता है, कहीं उसका चक्कर तो नहीं चला रहा। यहाँ तक कि चाहत ने अर्नब को जानबूझकर फंसाया है और ना जाने क्या क्या। अर्नब चाहत से अलग हुआ तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसकी नसें तक नजर आ रही थी। अर्नब ने उन सबको देखते हुए कहा, ये लड़की कोई आरी गैरी नहीं बल्कि ये अग्निहोत्री परिवार की बहू है। मिसेज चाहत अर्नब अग्निहोत्री मेरी पत्नी है, शादी हुई है हमारी। उसकी बात सुनकर निशा और आदि दोनों शोक थे। आयान ने सबको साइड करते हुए कहा, आप लोग जरा साइड हो जाए, हब्बा आने दीजिए। उसके कहने पर सब साइड हो गए। दादी ने अर्नब को देखकर कहा, अर्नब एक काम कर, जल्दी से उसे पानी पिला दे, लगता है यहाँ घुटन और भूखी प्यासी होने की वजह से बेहोश हो गई है। अर्नब भी जानता था कि उसकी चाहत ने उसके लिए व्रत जरूर रखा होगा, इसलिए वो उसे पानी पिलाने लगाता है। खिड़की से आती चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी, जैसे दोनों को आशीर्वाद दे रही हो। अर्नब ने जल्दी से उसे बाहों उठाया और कमरे में ले जाने लगा। उसके साथ साथ सब चल दिए। रिया ने छिपकर मौका देखते हुए वो उठाया और उसे अपने दुपट्टे में लपेट लिया। अर्नब ने चाहत को अपने कमरे में लेटा दिया। सब डॉक्टर के आने का वेट करने लगे। तभी अर्नब ने दादी को देखकर कहा, दादी मेरे मना करने के बाद भी आपने व्रत रखा है, आप सभी लोग जाओ और अपना व्रत खोल लो। मैं हूँ चाहत के पास, कहीं नहीं जाऊंगा उसे छोड़कर। दादी को अर्नब की बात सही लगी, इसलिए वो सभी को जाने का बोलती है, पर इससे पहले कि कोई जाता डॉक्टर साहब आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब वही ठहर जाते हैं। डॉक्टर चाहत को चेक करने के बाद कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, इन्हें लगता है व्रत की वजह से भूखे रहन पर बेहोश हो गई है और कुछ नहीं। मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है, अगर इन्हें रात में होश आया तो आया, वरना सीधा सुबह होश आएगा। आयान ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर साहब के जाते हैं सब लोग अपना अपना व्रत खोलने चले जाते हैं। दादी, आंटी और बाकी सारी औरतें मिलकर पहले चांद को जल अर्पित करती हैं, आरती करती है, फिर छन्नी से अपने अपने पति का चेहरा देखती है, उनकी आरती करती है, पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आयु मोनी को देखकर कहता है, यार एक दिन ये लोग व्रत रखती है और अपने पति की 3 से 4 महीने की कमाई आज के दिन गिफ्ट के तौर पर इनके हाथ में होता है। वाओ। कबीर ने उसके सर पर मारते हुए कहा, अच्छा बैठा, एक दिन तू बिना खाए पिए रह के देख, फिर पता चलेगा कि इतना मुश्किल है। आयु ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, हम तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख लूंगा व्रत, जब मेरी बीवी आएगी तो। दोनों ने हम में सर हिला दिया। वही आयु उठकर खाने की तरफ जाने लगा। उसने अपने किए प्लेट रेडी किया और आकार अपने टेबल पर बैठ गया। तभी उसे याद आया, यार मैं तो आइसक्रीम लाया ही नहीं। वो आइसक्रीम लेने जाता है और थोड़ी ही देर बाद वापस आता है तो उसकी प्लेट गायब थी। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरी प्लेट कौन चुरा ले गया। तभी उसकी नज़र सामने वाले टेबल पर बैठ कबीर पर जाती है तो वो कबीर को डांटते हुआ कहता है, आयु बस कर, चला गया तो गया। वो जब चलकर अपने लिए दूसरा प्लेट लेने जा रहा होता है तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि एक बोरी में बचे हुए सारे खाने को बोरों में भर रही थी। आयु को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर रहने के बाद आयु उस लड़की का पीछा करने लगा। टेरेस। निशा भी टेरेस पर खड़ी नीचे औरतों को देखते हुए सजीनु पूजा विधि विधान पूर्वक निभा रही थी। बस फर्क इतना था कि उसके सामने आदि नहीं बल्कि आदि की फोटो रखी हुई थी। सारी विधियां कंप्लीट करने के बाद जैसे ही निशा को आदि की फोटो छन्नी से दिखने लगती है, कोई आकार धक्का देते हुए सब कुछ नीचे गिरा देता है। निशा अचानक से डर जाती है, पर अगले ही पल आदि को देखते हुए गुस्से से मिलमिलाकर कहती है, ये क्या बदतमीजी है आदि। आदि ने उसके पास आकर कहा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए ना, ये सवाल मेरा होना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये सब क्या नाटक लगा रखा है।